नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी बच्चे ठीक होंगे। मैं संजीव सिंधु सभी बच्चों का एजुकेशन मंत्र एकेडमी पे स्वागत करता हूं। तो बच्चे चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। एग्जाम में यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजी चैप्टर है। इसके अंदर 10 से 12 पॉइंट है, फटाफट हम इसको कवर करते हैं। वन शॉट वीडियो होने वाली है आज और बहुत कम ही समय के अंदर इस पूरे चैप्टर को हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हम इसके एमसीक्यू करेंगे। एग्जाम के अंदर जो है एमसीक्यू बहुत वेटेज रखता है। 20 नंबर के एमसीक्यू आने वाले हैं और उन एमसीक्यू को अच्छे रूप से तो हम तभी कर सकते हैं जब डिटेल्स हम इसकी स्टडी करेंगे। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। देखो बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। हम कवर करेंगे 7-8 चीज़ें, ठीक है। और इन 7-8 चीज़ों के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, देखो भाई। सबसे पहला जो टॉपिक है बार्टर एक्सचेंज क्या होता है। दूसरा बार्टर इकोनॉमी क्या होती है, यानी विनिमय वाली अर्थव्यवस्था। अदला बदली वर्ड लिखा हुआ बच्चे, यहाँ क्या लिखोगे, विनिमय वाली अर्थव्यवस्था। ड्रॉबैक ऑफ बार्टर एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसकी कमियां क्या हैं। मनी का मतलब क्या है, मनी की क्लासिफिकेशन क्या है। मनी सप्लाई और उसके कंपोनेंट्स क्या है। मनी सप्लाई क्या चीज़ होती है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। इसके अलावा मनी सप्लाई की फीचर क्या है और मनी सप्लाई को कैसे मेजर किया जा सकता है। इसके अलावा करेंसी और मनी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो कुल मिलाकर ये 9 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चे एक एक टॉपिक से हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक देखो बच्चे, बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसा सिस्टम जहां पर गुड्स के बदले गुड्स, सर्विसेज के बदले सर्विसेज एक्सचेंज होती है। यह एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर वस्तुओं के बदले वस्तु तथा सेवाओं के बदले सेवाएं दी जाती हैं। उस इकोनॉमी को बार्टर सिस्टम या फिर वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। अब यहाँ देखो, आप इससे इजीली समझ सकते हो, ये यहाँ पर कोई भी किसी को करेंसी नहीं दे रहा है, सीधा सीधा गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। सिंपल सा हम बोल सकते हैं, एन इकोनॉमी वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स इज नोन एज बार्टर सिस्टम। इतनी बात आई समझ में। ये अकेली इमेज काफ़ी कुछ आप लोगों को बता रही है, ठीक है। अब चलते हैं बच्चे थोड़ा सा आगे। ये देखो भाई, बार्टर एक्सचेंज क्या है, अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, जहां पर गुड्स के बदले गुड्स, सर्विसेज के बदले सर्विसेज। ये बात आई समझ में। जहां गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज दी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बार्टर एक्सचेंज। वस्तु विनिमय क्या होता है, देखना बच्चे, वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय, इस तरीके की प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली बोला जाता है, ठीक है। दूसरा, बार्टर इकोनॉमी क्या होता है, ठीक। एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन बार्टर एक्सचेंज इज कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी और C2C इकोनॉमी, ठीक है। कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन C2C इकोनॉमी के ऊपर आ जाता है। C2C इकोनॉमी क्या है, ये बात ही समझ में। एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज किया जाता है, वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय किया जाता है। इस तरीके की इकोनॉमी को C2C इकोनॉमी बोलते हैं। अब बार बार एक वर्ड आ रहा है एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है, विनिमय क्या होता है और कितने तरीके का होता है। अब ध्यान से सुनना बच्चे, जो एक्सचेंज है वो होता है 4 तरीके का, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। पहला C2C, दूसरा C2M, तीसरा M2C और चौथा M2M। C2C का मतलब है कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी, यानी वस्तु के बदले वस्तु, सेवाओं के बदले सेवाएं, यानी वस्तु तथा सेवाओं के बदले वस्तु तथा सेवाओं का आदान प्रदान, वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी कहलाता है। दूसरा है कॉमोडिटी टू मनी और मनी टू कॉमोडिटी। आज की मार्केट के अंदर, आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम दोनों ये दोनों तरीके के एक्सचेंज हम देखते हैं। कॉमोडिटी के बदले पैसा और पैसे के बदले कॉमोडिटी। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी दुकान पे जाते हो, ठीक है। दुकान पे जाते हो तो वो आपको क्या देता है, कॉमोडिटी, बदले में आप उसे क्या देते हो, मनी, ठीक है। तो भाई प्रोड्यूसर क्या देगा आपको, कॉमोडिटी, बदले में आपको क्या मिलेगा, मनी। तो ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। और मनी से कॉमोडिटी ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे कंज्यूमर, एक कंज्यूमर दुकान पे गया, उसने सबसे पहले पैसे पकड़ाए, दुकानदार ने उसको सामान दिया। तो मनी से कॉमोडिटी और कॉमोडिटी से मनी एक ही चीज़ है, बस फर्क इतना है, जब मनी पहले दिया जाता है, कॉमोडिटी बाद में आती है, ये कंज्यूमर करता है, क्योंकि कंज्यूमर पहले पैसे देता है फिर सामान खरीदता है, ठीक है। और प्रोड्यूसर, अगर ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, उसने पहले सामान दिया, बाद में पैसा कंज्यूमर ने दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉमोडिटी टू मनी। दोनों एक साथ ही परफॉर्म होती हैं और ये हम अभी मार्केट के अंदर देखते हैं। लास्ट क्या है, मनी टू मनी एक्सचेंज।
मनी टू मनी एक्सचेंज का मतलब आप ये कह सकते हो कि मैं आपको अगर 500 रुपये दे रहा हूँ, आप मुझे 100 रुपये के 5 नोट दे रहे हो, तो इसे क्या बोलेंगे? मनी टू मनी एक्सचेंज। अब ये विद इन अ कंट्री भी हो सकता है। विद इन अ कंट्री हो रहा है तो क्या हो रहा है? आप खुले करवा रहे हो चीज़ों को, बड़े नोट बड़ी करेंसी के छोटी करेंसी करवा रहे हो, ठीक है। और अगर आउट ऑफ द कंट्री अगर की जाए, मैं आपको डॉलर दे रहा हूँ, बदले में आप रुपये दे रहे हैं, तो इसको भी मनी टू मनी एक्सचेंज ही बोला जाता है। इतनी बात आई बच्चे समझ में? तो चलो बच्चे अब आगे चलते हैं। आगे देखो बच्चे, ड्रॉबैक ऑफ अ बार्टर सिस्टम। ध्यान से सुनना, जब बार्टर सिस्टम इतना पॉपुलर था, इतना अच्छा था, गुड्स के बदले गुड्स, पैसे की जरूरत ही नहीं थी, तो ऐसी क्या कमियां रही कि बार्टर सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया? अब बार्टर सिस्टम का नामो निशान आपको नहीं मिलता है। हालांकि अभी भी कई जगह, इवन शहरों के अंदर भी आपको बार्टर सिस्टम देखने को मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं आपको बार्टर सिस्टम देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है बच्चे? जैसे अगर आपने देखा हो, बालों के बदले बर्तन ले लो, ठीक है, फटे पुराने कपड़ों के बदले टब ले लो, प्लास्टिक का टब ले लो, स्टील का ग्लास ले लो। इस तरीके से बहुत सारे हमारे फेरी वाले घूमते हैं और वस्तु के बदले वस्तु देने की कोशिश करते हैं। इस तरीके के सिस्टम को क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। क्या कमियां रही बच्चे इस सिस्टम के अंदर? टोटल 4 कमियां थी। कितनी कमियां थी बच्चे? 4। वो 4 कमियां क्या थी? पहली जो थी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मेजर द वैल्यू, तीसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, और चौथा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये जो 4 चीज़ें थी, ये इसके अंदर कमियां थी। कमी सबसे इंपॉर्टेंट जो कमी थी वो थी पहली कमी, जिसका नाम था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्या था? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या कहता था? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एक सिंपल सी बात बताता, 2 लोगों के बीच में ट्रेड तभी संभव है जब दोनों के पास वो वस्तु हो जो एक दूसरे को चाहिए, तभी ट्रेड संभव, अदरवाइज ट्रेड संभव नहीं है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम की क्या थी बच्चे? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी? सेकंड, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। भाई देखो, किसी भी चीज को खरीदने की कॉमन यूनिट नहीं थी। ये बात ही समझो, कॉमन यूनिट क्या होती है, ठीक है। आज के टाइम पे अगर आप कोई कार खरीदने जाओ, ठीक है, अगर 10 लोग कार खरीदने जाते हैं, कार की वैल्यू क्या है? कार की वैल्यू इज इक्वल टू मतलब 10 लाख रुपए। एक पर्सन जाता है, 10 लाख रुपए देगा, बदले में कार ले लेगा। दूसरा बंदा आ जाएगा, 10 लाख रुपए देगा, कार ले लेगा। तीसरा बंदा आ जाएगा, 10 लाख रुपए देगा, फिर कार ले लेगा, ठीक है। हर एक पर्सन के लिए एक कार की वैल्यू कितनी है? 10 लाख रुपए। लेकिन पुराने जमाने में क्या होता होगा? पुराने जमाने में मान लो एक फार्मर जाता है, फार्मर कहता है 4 टन अनाज इज इक्वल टू एक कार। एक हंटर है, वो शिकारी है, उसके पास बहुत सारे हॉर्स हैं, वो कहता 5 हॉर्स इज इक्वल टू एक कार। तो रेशियो क्या बनी? 5 हॉर्स इज इक्वल टू 1 कार। समझ रहे हो बच्चे? तो ये रेशियो हर बार अलग हो रही है। रेशियो क्या हो रही है? हर बार अलग। ऐसे ही मान लो एक गोल्ड स्मिथ होता, सुनार होता, वो क्या कहता भाई 1 kg गोल्ड इज इक्वल टू 1 कार। तो 1:1 की रेशियो होगी। हॉर्स में 5:1 की रेशियो हो गई। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? तो पर्सन टू पर्सन ये रेशियो वेरी करती थी, तो मेजरमेंट की कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं थी। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। ये बात आई समझ में बच्चे? तीसरी जो प्रॉब्लम थी, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर द वैल्यू। किसी भी चीज़ की वैल्यू को स्टोर करने में और उसको ट्रांसफर करने में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। अब सोच के देखो, एक किसान है, ठीक है, और किसान के पास जो उसकी मनी है, क्या है? जो उसकी मनी, उसकी कॉमोडिटी है। उसके पास क्या कॉमोडिटी है बच्चे? जो उसका अनाज है वही उसकी कॉमोडिटी, वही उसकी मनी है। तो अनाज को स्टोर करने में उसको प्रॉब्लम आती है, तो उसको एक वेयर हाउस रखना पड़ेगा अपने पास, उसी के अंदर वो उसको स्टोर कर सकता है। लेकिन आज के टाइम पे अगर आपको 2 लाख रुपए भी अपने जेब के अंदर रखने, इजीली रख सकते हो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की बहुत ज़्यादा लिमिट होती है, सिंगल कार्ड के अंदर बहुत सारा पैसा इंक्लूड होता है, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। दूसरा, ट्रांसफर द वैल्यू। वैल्यू को ट्रांसफर करने में ही प्रॉब्लम आती है। कैसे ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम आती है बच्चे? आज के टाइम पे अगर आपको वैल्यू ट्रांसफर करनी हो तो आप किसी भी मनी ऐप का यूज़ करके इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता होगा? पुराने ज़माने में अगर एक किसान को वैल्यू ट्रांसफर करनी हो तो वो क्या करेगा? बैलगाड़ी के अंदर अनाज रखेगा, फिर दूसरी जगह छोड़ के आएगा, ठीक है। तो उसको टाइम लगता था इसमें। ये बात आई समझ में? और चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। फ्यूचर की कॉन्ट्रेक्चुअल की, यानी फ्यूचर की पेमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट करने में बड़ी ही प्रॉब्लम आती थी। तो 4 प्रॉब्लम थी हमारी बार्टर सिस्टम की। तो एक बार नजर डालिए बच्चे। सबसे पहला, बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली वेयर एग्जिस्ट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अगर डबल कोइंसिडेंस वांट्स होंगी तभी जाकर बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली तभी काम कर सकती है जब आवश्यकताओं का दोहरा संयोग हो। 2 लोगों के बीच में ट्रेड तभी संभव है जब दोनों के पास वो गुड्स हो जो एक दूसरे को चाहिए। पहली बात आई बच्चे समझ में? ठीक है। सेकंड क्या कहता है? बार्टर सिस्टम लैक्स ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन वैल्यू नहीं थी। जैसे अभी मैंने एक रेशियो बताई थी, पर्सन टू पर्सन रेशियो क्या हो जाती थी? चेंज हो जाती थी, ठीक है। तो वस्तु विनिमय के मूल्य के सामान्य माप का अभाव था।
हर बार अलग रेशियो बनती थी। ठीक है भाई, दूसरा भी कवर हो गया। तीसरा क्या कहता था, अंडर बार्टर सिस्टम इट इज डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू स्टोर वेल्थ, स्टोरेज में और ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम आती थी, यानी वस्तु के संचय और भंडार करने में बड़ी दिक्कतें आती थी, दिक्कतों का सामना करना पड़ता था लोगों को। और लास्ट क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस विद कैश। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब है उधार में कई बार या साख प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती थी और फ्यूचर की पेमेंट नहीं कराई जा सकती थी, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट नहीं कराई जा सकती थी। ये 4 बेसिक इसकी प्रॉब्लम थी। इन 4 प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो चीज सामने आई उसको क्या बोला, मनी। उसको क्या बोला बच्चे, मनी। तो मनी ने देखा ये जो चारों की चारों प्रॉब्लम थी उसका एक ही सॉल्यूशन निकला, वो क्या था, मनी। एक ही सॉल्यूशन, सारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन क्या आया, मनी। और मनी के अंदर ये सारी की सारी कमियां नहीं थी, सारी की सारी खूबियां थी, और वो 4 खूबियां आपके सामने हैं। ये देखो बच्चे, ये हैं वो 4 खूबियां। ठीक है, इन सारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन, इन सारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन क्या था, मनी। और इस मनी के अंदर टोटल कितनी फीचर थी, ये 4। और इन चारों को बोलते हैं MM, हम यहां लिख लेते हैं बच्चे MMSS। तो टोटल अपने पास ये 4 फीचर थी। M का मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसको विनिमय के माध्यम के तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा मेजर द वैल्यू और मेजर द कॉमन वैल्यू, ये चीजों की कॉमन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता था। यहां कॉमन वैल्यू नहीं थी, यहां कॉमन वैल्यू होने लग गई। तीसरा स्टोर द वैल्यू, वैल्यू को स्टोर करता था। और चौथा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जो कमियां इसके अंदर थी वो कमियां दूर इसने कर दी, और अब ये क्या आ गया अपने पास, मनी। ये बात आई समझ में बच्चे, हर देश के पास अपनी मनी है और उसको करेंसी के नाम से जानते हैं। तो हर देश की अपनी करेंसी है जिसको मनी बोलते हैं। ये बात आई समझ में बच्चे। मनी थोड़ी सी ब्रॉड जो है वो टर्मोलॉजी है, तो आपको ध्यान रखना मनी की जो टर्मोलॉजी थोड़ी सी बड़ी है, और करेंसी को हम मतलब ये बोल सकते हैं कि मनी ही एक तरीके से करेंसी होती है। जैसे इंडिया के अंदर रुपये चलता है, USA के अंदर डॉलर चलता है, तो अलग अलग जगह अलग अलग करेंसी चलती है। ये बात आई समझ में। तो इससे आप देख सकते हो, पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मेजर द वैल्यू, तीसरा स्टोर द वैल्यू, और चौथा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इन 4 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है मनी। मनी सॉल्यूशन था इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम का। ये बात आई बच्चे समझ में। तो चलिए बच्चे आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो एक एक प्रॉब्लम को थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। ये कई बार एग्जाम में डायरेक्टली 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि जो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को बताइए। अब देखो भाई, एक तरफ हमारे पास फार्मर है जिसने क्या उगा रखे हैं बच्चे, मैंगो यानी आम। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, एक ज्वेलरी शॉप वाला बंदा है, ठीक है, यानी एक सुनार है, वो क्या कर रहा है, वो नेकलेस बना रहा है। ठीक है, अब इनके बीच में क्या कहता है, इसके पास तो सिर्फ क्या है, मैंगो, और इसके पास क्या है, ज्वेलरी। ठीक है, अब किसान कहता है मेरे को ज्वेलरी चाहिए, और जो सुनार है वो कहता है मेरे को मैंगो चाहिए। अगर दोनों के पास वो चीज अवेलेबल हो जो एक दूसरे को चाहिए, तभी इन दोनों के बीच में ट्रेड संभव है। इसका मतलब जो नीड है किसान की वो ज्वेलर के पास होनी चाहिए। ठीक है, और जो किसान के पास है वो ज्वेलर को चाहिए। ये बात आई समझ में। तो नीड, हैव नीड, यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई जो जरूरत है किसान की वो ज्वेलर के पास होनी चाहिए, और जो ज्वेलर की नीड है वो किसान के पास होनी चाहिए। यानी दोनों लोगों के पास वो वस्तु होनी चाहिए जो एक दूसरे को चाहिए, तभी जाकर इन दोनों के बीच में ट्रेड संभव है। और इसी प्रॉब्लम को क्या बोलते थे, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, यानी आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ये बात आई समझ में बच्चे, क्लियर है बच्चे। अब इन दोनों के बीच में ट्रेड कब संभव है, बार्टर सिस्टम पॉसिबल ओनली इफ बाय चांस फार्मर वांट्स नेकलेस एंड ज्वेलर वांट्स मैंगो। ये बात आई समझ में, जो चीजें इन दोनों के पास हैं वो अगर एक दूसरे को चाहिए तभी इन दोनों के बीच में ट्रेड संभव है, अदरवाइज ट्रेड संभव नहीं है। ये बात आई बच्चे समझ में। इसीलिए इस चीज को क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, आवश्यकताओं की दोहरी प्रणाली। आगे चलते हैं बच्चे। सेकंड क्या, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, या फिर कह सकते हैं लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। यानी एक वस्तु के बदले जो दूसरी वस्तु मिलेगी उसकी क्या रेशियो होगी, वो उसका कोई भी डिसीजन नहीं था, कौन डिसाइड करेगा, ये बड़ी प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, अब जैसे यहां देखो हमारे पास 3 पर्सन है ABC। अब ABC के पास A फार्मर एग्री टू गिव 1 वाटर मेलन इन रेशियो टू 3 एप्पल। तो देखना बच्चे,
अब ए ने क्या रेशियो बनाई, ए के पास जो रेशियो है वाटरमेलन टू एप्पल, कितनी रेशियो, 1 वाटरमेलन 3 एप्पल, ठीक है। अगला क्या कहता है, जो बी है, बी सी को क्या बेच रहा है, 1 वाटरमेलन इज इक्वल टू 4 ऑरेंज, ठीक है, और ये 3 एप्पल, ठीक है। तो रेशियो देख रहे, 1 वाटर लेमन की क्या हो रही है बच्चे, 1:3, फिर 1:4, बार बार रेशियो चेंज हो रही है। और जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर आज के टाइम पर किसी को कोई कार चाहिए तो 10 लाख रुपए इज इक्वल टू 1 कार, फिक्स है, कोई भी आ जाए A B C D E, ठीक है, कोई भी आ जाए, सबको 1 कार 10 लाख रुपए की ही मिलेगी। लेकिन यहां देखना, ये वाटर लेमन कितने में मिल रहा है, 1:3 हो रही है इधर, और यहाँ कितनी रेशियो हो रही है, 1:4 हो रही है। तो 1 वाटर लेमन के लिए 3 एप्पल दी जा रही है, और यहाँ 1 वाटर मेलन के लिए 4 ऑरेंज दी जा रही हैं। देख रहे हो, तो अलग अलग रेशियो आ गई, ठीक है। अगर 10 लोग होते, 10 अलग अलग रेशियो आ जाती, तो ये जो 10 अलग अलग रेशियो आ रही है, ये क्या कर रही है, कॉमन यूनिट नहीं है मेजरमेंट की। इसी वजह से हमारे देश के अंदर या हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या आया, मनी आया। ये बात आई समझ में बच्चे? तो सेकंड प्रॉब्लम समझ में आ गई आप लोगों को। अब चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम पे, लैक ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसफर द वैल्यू। भाई चीज़ों को ट्रांसफर करने में, उनको स्टोर करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे देखना, ठीक है, अब देखो, ये अपने पास वही फार्मर है, ये अपने पास वही ज्वेलर है, ठीक है। नाउ ज्वेलर इज ऑन 1000 मैंगो एंड ही टेक अ रूम टू रेंट टू स्टोर दीज 1000 मैंगोज। अब उसको क्या करना पड़ेगा भाई, इसको स्टोर करने के लिए एक वेयर हाउस रखना पड़ेगा, कमरा रखना पड़ेगा उसके जगह, वहां पर ये सारे स्टोर करने पड़ेंगे। ये बात आ रही बच्चे समझ में? तो इसके पास क्या प्रॉब्लम है, इस चीज़ को स्टोर करने की प्रॉब्लम है। ऐसे ही अगर किसान होता तो किसान के पास जो उसकी मनी होती, वो उसकी कॉमोडिटी होती है, उसके गेहूं होते, गेहूं चावल या उसका अनाज होता, तो उसको स्टोर करने के लिए उसको क्या चाहिए था, एक वेयर हाउस चाहिए था, ठीक है। तो उस वेयर हाउस, सोच के देखो, आपको अपनी मनी स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है। इसी वजह से कहाँ प्रॉब्लम आती थी, उसको स्टोरेज करने की प्रॉब्लम आती थी। तो देयर इज अ स्टोरेज कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग दीज मैंगोज इन अ रूम। तो इसी वजह से ये एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब चलते हैं बच्चे आगे। अगला अपना पास लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर की या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट करने में बड़ा इश्यू आता था। ये देखो भाई, सपोज एक केस है, ठीक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो केस स्टडी एक बार देखो। सपोज देयर आर 2 फार्मर, फर्स्ट ग्रो मैंगो, सेकंड ग्रो व्हीट। भाई पहले वाला क्या उगा रहा है, आम उगा रहा है, दूसरे वाला गेहूं उगा रहा है। बोथ एग्री टू एक्सचेंज देयर क्रॉप विद ईच अदर। दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, क्रॉप एक्सचेंज करेंगे। उन्होंने क्या कर लिया, एक दूसरे से डिसाइड कर लिया। बट क्रॉप ऑफ व्हीट विल टेक 3 मंथ बी रेडी। भाई ध्यान से सुनना, गेहूं की क्रॉप को उगने में 3 महीने लगेंगे, ठीक है। क्रॉप ऑफ मैंगो इज रेडी, भाई आम रेडी है और गेहूं को रेडी होने में 3 महीने लगेंगे। अब अगर आज एक्सचेंज करते हैं, गेहूं तो मैंगो तो आज चले जाएंगे, लेकिन गेहूं कितने महीने बाद आएंगे, 3 महीने बाद आएंगे। सोच के देखो, सिंपल सी बात है, 2 चीज़ें अगर अभी अवेलेबल है तो एक्सचेंज हो जाएगी, लेकिन अगर अभी अवेलेबल नहीं है तो जो अवेलेबल होगी वो तो एक्सचेंज हो जाएगी, और जो अभी अवेलेबल नहीं है उसको 2 से 3 महीने लगेंगे आने में। तो ऐसी सिचुएशन में उसको वेट करना पड़ेगा, और बाद में अगर मुकर गया तो, मर खप गया तो बड़ा इश्यू होता है। प्रॉब्लम क्या सामने आई, इन दिस केस फार्मर 2 विल टेक पेमेंट एट लिस्ट डेट, ठीक है, एट लेटर डेट। इसका मतलब क्या, सेकंड फार्मर को जो उसकी पेमेंट है वो बाद में मिलेगी, 2 से 3 महीने बाद मिलेगी। वो क्यों वेट करेगा, ये बात आई समझ में? और अगर वो वेट कर सकता है तो रुकेगा, नहीं कर सकता वेट, तो भाई सिंपल सी बात है, इनके बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। इट इज़ अ डेफर्ड पेमेंट। ये क्या है, एक तरीके की डेफर्ड पेमेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये बात आई बच्चे समझ में? तो चलते हैं आगे। आगे देखो बच्चे, मीनिंग ऑफ मनी, क्या है मनी, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, ये जो हमने प्रॉब्लम सुनी, इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक सॉल्यूशन हमारे सामने आया, उसका नाम क्या रखा, मनी। तो मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बार्टर सिस्टम की सारी प्रॉब्लम को दूर करता है। जर्नली लोगों के द्वारा उसे एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, और मार्केट में वो मेजर ऑफ वैल्यू को मेजर करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तरीके से काम करता है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है, और साथ साथ फ्यूचर की पेमेंट को वो कर सकता है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की जा सकती है। तो मनी क्या कर सकता है, पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मेजर द वैल्यू, तीसरा मेजर द वैल्यू, और यहां पर तीसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, और चौथा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, मनी वो है जो 4 काम करे, MMSS,
MMSS, ठीक है। तो ऐसे इसको याद कर सकते हो। M का मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरे M का मतलब मेजर द वैल्यू, S का मतलब स्टोरेज द वैल्यू, और फिर S का मतलब स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये बात आई समझ में। तो मुद्रा को एक ऐसी चीज के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे आमतौर पर विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है, यानी जिससे हम चीजों की अदला बदली कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो मनी इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी समझ में आ गया बच्चे, एक ऐसी चीज जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तरीके से यूज कर सकते हैं, और उसके अंदर ये 4 फीचर होती है। ये बात आई बच्चे समझ में। अब चलते हैं आगे देखो बच्चे। अब एक चीज है फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। अब फुल बॉडीड मनी को बोलते हैं पूर्णकाय मुद्रा, और क्रेडिट मनी को बोलते हैं साख मुद्रा। क्या होती है बच्चे? अब ध्यान से सुनना भाई। किसी भी मनी की 2 वैल्यू होती, किसी भी मनी की क्या वैल्यू होती है बच्चे? 2 वैल्यू। एक उसकी कॉमोडिटी वैल्यू होती है, ठीक है, यानी जितने का वो माल बना हुआ होता है, और दूसरी उसकी मनी वैल्यू होती है, ठीक है। मान लो एक नोट है, नोट की कॉमोडिटी वैल्यू क्या होगी? जितने में नोट की प्रिंटिंग का खर्चा, उसके रॉ मटेरियल का खर्चा आया होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं उसकी कॉमोडिटी वैल्यू, ठीक है। और मनी वैल्यू क्या होती है? जितना उसके ऊपर प्रिंटिंग होता है। मान लो 2000 रुपये का नोट है, उसके ऊपर 2000 रुपये लिखे हैं, तो उसकी जो मनी वैल्यू 2000 रुपये है। उसकी कॉमोडिटी वैल्यू क्या होगी? जितने में वो बन के वो रेडी हुआ होगा। ये बात आई समझ में। जितने में बन के रेडी हुआ है वो कॉमोडिटी वैल्यू, जितना उसके ऊपर लिखा हुआ है वो मनी वैल्यू। अब सुनना, अगर मनी वैल्यू कॉमोडिटी वैल्यू के बराबर है, उसको फुल बॉडीड मनी यानी पूर्णकाय मुद्रा बोलते हैं, ठीक है। अगर मनी वैल्यू कॉमोडिटी वैल्यू से ज्यादा है, मनी वैल्यू क्या है? ज्यादा, कॉमोडिटी वैल्यू क्या है? कम। बना कम में है, चल ज्यादा में रहा है, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट मनी। इतनी बात आई समझ में। तो इसको सिंपल सी बात देख सकते हो। देखो बच्चे, जिसकी फेस वैल्यू यानी उसकी मनी वैल्यू उसकी कॉमोडिटी वैल्यू के बराबर है, उसको बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। और जिसकी फेस वैल्यू उसकी कॉमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा है, यानी उसकी मनी वैल्यू उसकी कॉमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट मनी। ये बात आई बच्चे समझ में। अब यहाँ 1 रुपये का सिक्का क्यों लिखा हुआ है? बच्चे ध्यान से सुनना, ब्रिटिश टाइम के अंदर, ठीक है, ये चांदी का सिक्का चलता था। उस टाइम इसकी जो वैल्यू थी, 1 रुपये का जो सिक्का वो चांदी का बनता था, उस टाइम इस चांदी के सिक्के की वैल्यू, कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों एक ही थी। इस वजह से इसको क्या बोला गया? फुल बॉडीड मनी। इतनी बात आ गई बच्चे समझ में। तो फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी समझ में आ गया। आप इसको देख सकते हो, फुल बॉडीड मनी whose face value and commodity value are equal is called full bodied money. Silver coin during the British period of time. पूर्णकाय मुद्रा वह पैसा है जिसका अंकित मूल्य उसकी कॉमोडिटी मूल्य के बराबर होता है, पूर्णकाय मुद्रा कहलाता है। उदाहरण के लिए भारत में ब्रिटिश काल के दौरान चांदी का सिक्का, ठीक है। तो क्या चीज समझ में आई यहां पर? इसकी मनी वैल्यू उसकी कॉमोडिटी वैल्यू के बराबर होती है। दूसरा क्रेडिट मनी क्या होता है? जिसकी फेस वैल्यू उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा हो, यानी कॉमोडिटी वैल्यू से ज्यादा हो, यानी उसकी मार्केट वैल्यू जिसकी मार्केट वैल्यू उसकी कॉमोडिटी वैल्यू से ज्यादा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट मनी यानी साख मुद्रा। उम्मीद है इतनी चीजों से आप समझ गए होंगे। आज के टाइम पे जितने भी नोट हैं और कॉइन है, सारे के सारे क्रेडिट मनी है, क्योंकि उनकी मनी वैल्यू उनकी कॉमोडिटी वैल्यू से कहीं ज्यादा है। अब चलते हैं बच्चे आगे देखो बच्चे, अगला है मनी सप्लाई मीनिंग एंड कंपोनेंट। ये मनी सप्लाई क्या है, क्या इसका मतलब है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट हैं। तो मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? पहली बात सुनो, मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई का मतलब है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी पब्लिक के पास यानी देश के लोगों के पास कितना पैसा है, उसे हम बोलते हैं मनी सप्लाई। इतनी बात आई समझ में। किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर देश के लोगों के पास जितना पैसा होता है उसको मनी सप्लाई बोलते हैं, और ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है जिसको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मापा जा सकता है, ठीक है। तो यहां देखो बच्चे, मुद्रा आपूर्ति का अर्थ, मुद्रा आपूर्ति का तात्पर्य किसी विशेष सीमा पर अर्थव्यवस्था में उपलब्ध मुद्रा की कुल मात्रा या स्टॉक से है। और ये कैसा कॉन्सेप्ट है बच्चे? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट। इसके क्या कंपोनेंट है बच्चे? इसके अंदर सिंपल सी बात है, मनी सप्लाई को आप सीधी से एक बात कह सकते हो, मनी आप क्या बोलोगे? C प्लस डी डी। क्या बोलोगे? C प्लस डी डी। सिंपल सी बात है, क्या है? C प्लस डी डी। तो मनी की वैल्यू क्या होगी बच्चे? C प्लस डी डी। C मतलब
करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, ये वो पैसा जो पब्लिक ने होल्ड करके रखा है, ठीक है। और इसके अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, कॉइन्स भी आते हैं और पेपर नोट्स भी आते हैं। डीडी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट। डीडी का मतलब क्या होता है बच्चे? डिमांड डिपॉजिट, जिसको बोलते हैं मांग जमाएं। क्या बोलते हैं? मांग जमाएं। ये वो पैसा होता है जो लोगों ने यानी पब्लिक ने कमर्शियल बैंकों में जमा करवा रखा होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के रूप में, ठीक है। तो भाई डिमांड डिपॉजिट और कॉइन और नोट, इन दो को बोलते हैं मनी सप्लाई। तो देख लो बच्चे, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट एट द बैंक। बैंक कौन से? कमर्शियल बैंक्स। जनता द्वारा धरित मुद्रा यानी जो उनके पास है, ठीक है, और बैंकों में जमा उनकी मांगे, इनको मांग जमाए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बैंक के पास जाकर आप अपनी जमाओं की मांग करेंगे, जैसे अपने डिपॉजिट जो आपने डिपॉजिट करवा रखे उसकी डिमांड रखेंगे, तो वो पैसा आपको वापस दे देंगे। तो दो ही अकाउंट में दिया गया पैसा वापस दिया जाता है आपको इंस्टेंटली। वो कौन सा होता है? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। तो चलिए बच्चे आगे चलते हैं। ये देखो बच्चे, मनी सप्लाई के अंदर किस पैसे को इंक्लूड किया जाता है? इट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। इसके अंदर सिर्फ वो पैसा होता है जो जनता के पास है। तो केवल जनता द्वारा रखा गया धन ही इसके अंदर शामिल होता है। यह एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि स्टॉक है या फ्लो है। ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे चलो भाई। अब मनी सप्लाई के मेजरमेंट या मनी सप्लाई के कंपोनेंट। भाई मनी सप्लाई के टोटल 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। अब ये 4 कंपोनेंट के अंदर क्या आता है? सबसे पहला M1, फिर M2, फिर M3 और फिर M4, ठीक है। M1 के अंदर क्या आएगा? C प्लस DD प्लस OD, ठीक है। C प्लस DD को हम क्या बोलते हैं? मनी बोलते हैं। C प्लस DD प्लस OD को हम बोलते हैं M1। M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। C मतलब करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, ये वो पैसा है जो जनता ने होल्ड करके रखा है कोइन और पेपर नोट के रूप में। DD मतलब डिमांड डिपॉजिट यानी मांग जमाएं, ये वो पैसा होता है जो पब्लिक ने बैंकों में जमा करवा रखा होता है। और OD का मतलब होता है अदर डिपॉजिट, ये वो पैसा होता है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा या इंटरनेशनल बैंक्स के द्वारा RBI के अंदर जमा होता है। ये बात आई समझ में? तो C प्लस DD प्लस OD ये क्या कहलाता है अपने पास? M1 मेजरमेंट। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है? M2। M2 के अंदर क्या आएगा? पहला तो आएगा M1, दूसरा पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट्स। पोस्ट ऑफिस के कौन से अकाउंट बचे? सेविंग्स अकाउंट। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर जिन लोगों ने सेविंग अकाउंट खोल रखे उस अमाउंट को और जोड़ लो तो क्या आ जाएगा? M2 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे इतनी बात? अगला देखो M3 के अंदर क्या आएगा बच्चे? M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, सॉरी फिक्स डिपॉजिट आएगा इधर, जिसको टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। टर्म डिपॉजिट्स यानी FD विद बैंक्स। भाई इसके अंदर कौन सा पैसा और आ जाएगा? भाई M1 तो आएगा, साथ में लोगों का वो पैसा जो उन्होंने FD के रूप में, फिक्स डिपॉजिट के रूप में बैंकों में जमा करवा रखा है, उस पैसे को भी इंक्लूड कर देते तो क्या आ जाता है? M3 आ जाता है। M3 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। और लास्ट में M4 क्या होता है बच्चे? M4 के अंदर आएगा M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, ठीक है। इतनी बात आ रही समझ में? 4 ही मेजरमेंट थे, दोबारा सुन लो फटाफट। M1 के अंदर C प्लस DD प्लस OD। M2 के अंदर M1 के साथ साथ पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट। M3 के अंदर M1 प्लस टर्म डिपॉजिट यानी FD फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक्स। और M4 के अंदर M3 प्लस ऑल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। ये बात आई समझ? पोस्ट ऑफिस के सारे डिपॉजिट इसके अंदर आ जाएंगे एक्सेप्ट NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़कर। तो इधर देख सकते हो बच्चे, जनता के पास जो मुद्रा है वो यानी C प्लस मांग जमाए DD प्लस भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य मांग जमाए यानी OD, ठीक है। M2 क्या आ गया? M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों के साथ बचत जमाए यानी डाक खाने के अंदर जो बचत जमाए हैं वो। M3 के अंदर क्या आएगा? M1 प्लस बैंकों के पास जो शुद्ध स्वाधि जमाए हैं यानी टर्म डिपॉजिट हैं। और M4 के अंदर क्या आएगा बच्चे? M3 और जो पोस्ट ऑफिस है उसके अंदर जितनी भी जमाए उन सबको इंक्लूड कर दो। यहाँ बच्चे M3 लिखा जाएगा। इतनी बात आई बच्चे समझ में? उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आ गया होगा। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से
M1 कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल से आप कवर कर लेना। एक आपके सामने एक चार्ट है, तो चार्ट को बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिए। M1 के अंदर क्या आता है, C प्लस DD प्लस OD, करेंसी नोट कॉइन और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ठीक है। M2 के अंदर क्या आएगा, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट, यानी सबसे पहले C प्लस DD प्लस OD भी इसके अंदर आएगा और साथ में पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट। इतनी बात आई समझ में। M3 के अंदर क्या आएगा बच्चे, M1 तो आना ही है प्लस TD मतलब टर्म डिपॉजिट्स, यानी वो पैसा जो FD के रूप में बैंकों के पास रखा हुआ है। देखना बच्चे, टाइम डिपॉजिट विद बैंक, टाइम डिपॉजिट को टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं, ठीक है, या FD भी बोलते हैं। और M4 के अंदर क्या आएगा, M4 के अंदर M3 तो आएगा साथ में पोस्ट ऑफिस की सारी सेविंग अकाउंट, सारे के सारे अकाउंट, हर तरीके की जमाएं जो पोस्ट ऑफिस के अंदर जमा है, सिर्फ NSC को छोड़कर। NSC का मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इतनी बात आई बच्चे समझ में। अब यहाँ पर जो M1 और M2 है, M1 और M2 वो क्या होते हैं, मोस्ट लिक्विड होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा तरल रूप में पाए जाते हैं। तरल रूप यानी लिक्विड फॉर्म किसको बोलते हैं, जिसको बहुत जल्दी कन्वर्ट करवाया जा सकता है कैश में। ये बात आई समझ में, जिसको बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कराया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, मोर लिक्विड। M1 M2 तो क्या है, मोस्ट लिक्विड, ठीक है, और M3 M4 क्या है, लेस लिक्विड। कई बार क्वेश्चन आ जाता है M1 M2 M3 M4 में से सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन है, ठीक है, M1 M2, ठीक है, और सबसे कम लिक्विड कौन सा, M3 M4। ये बात आई समझ में, ठीक है। M1 M2 को नैरो मनी और M3 M4 को ब्रॉड मनी के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात आई बच्चे समझ में, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब चलते हैं आगे। ये देखो बच्चे, अगला है करेंसी वर्सेस मनी। करेंसी और मनी में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से सुनना। करेंसी के अंदर आते हैं पेपर नोट और कॉइन। क्या आते हैं बच्चे, पेपर नोट और कॉइन। और मनी के अंदर क्या आता है, मनी के अंदर आता है करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट, यानी मनी का मतलब है C प्लस DD और करेंसी का मतलब क्या है, कॉइन्स प्लस पेपर नोट्स, कॉइन्स प्लस नोट्स। ये बात आई समझ में, यानी करेंसी मनी का पार्ट है। ये बात आ रही समझ में। अच्छा, एक चीज़ और आती है हाई पावर मनी। हाई पावर मनी उसका मतलब C प्लस CR। एक तो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, दूसरा CR का मतलब कैश रिजर्व विद द कमर्शियल बैंक, यानी कमर्शियल बैंकों के पास जितना भी पैसा है उसको क्या बोलते हैं, CR, कैश रिजर्व। और हाई पावर मनी को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आज तक RBI ने जितना भी पैसा इशू किया है उसको हाई पावर मनी बोलते हैं, क्योंकि जितना भी RBI ने पैसा इशू किया होगा वो कहाँ होगा, या तो पब्लिक के पास या बैंकों के पास, तीसरी और कोई जगह है ही नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे, हाई पावर मनी। आगे चलते हैं बच्चे, ये हिंदी में लिखा हुआ है। मुद्रा से तात्पर्य क्या है, मुद्रा कागजी नोट और सिक्के, ठीक है। यहां पर करेंसी है ये, ठीक है, और यहां जनता के पास मुद्रा और बैंकों में मांग जमाएं। तो उम्मीद है बच्चे आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको यहाँ से पता चली, ठीक है। फटाफट 1 मिनट में मैं रिकैप करवा देता हूँ जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या क्या किया। सबसे पहले भाई बार्टर सिस्टम क्या होता था, बार्टर सिस्टम के अंदर हमने क्या पढ़ा, ध्यान से सुनना बच्चे। वस्तु तथा सेवाओं के बदले वस्तु तथा सेवाओं के एक्सचेंज को, यानी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज बार्टर सिस्टम। इतनी बात आई समझ में। वस्तु तथा सेवाओं के बदले वस्तु तथा सेवाओं का आदान प्रदान ही क्या कहलाता था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की कितनी प्रॉब्लम थी, टोटल 4। पहला डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है, यानी आवश्यकताओं की दोहरी प्रणाली। दूसरा लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तीसरा स्टोर एंड ट्रांसफर द वैल्यू, और चौथा आपके पास क्या था, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी फ्यूचर की पेमेंट करने में, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। वस्तु को एक कॉमन मेजरमेंट नहीं होती थी और उनको संचय करने, उनको स्टोर करने और हस्तांतरित करने में बड़ी प्रॉब्लम आती। तो 4 प्रॉब्लम हमारे पास, हमें 4 प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। फिर इनका सॉल्यूशन क्या निकल के आया, इनका सॉल्यूशन निकल के आया मनी, ठीक है। अब मनी क्या है, मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको जर्नली मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरीके से एक्सेप्ट किया गया और उसके अंदर टोटल 4 फीचर होती थी। तो जो 4 प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की, वो 4 फीचर थी किसकी, मनी की, जिसके अंदर पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज विनिमय के माध्यम के तरीके से काम करता था। मेजर द वैल्यू, वैल्यू मेजर करता था और कॉमन वैल्यू मेजर करता था, सबके लिए एक ही जैसी वैल्यू मेजर की जाती थी।
उसके बाद इसके अंदर वैल्यू स्टोर होती थी, इसको ट्रांसफर किया जा सकता था। और लास्ट जो है अपने पास वो क्या था, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर की पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट की जा सकती थी। तो ये हमें मनी समझ में आया। तो मनी के फंक्शन कितने हैं, एम एम एस एस, 2 बार एम 2 बार एस। एम मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा एम मतलब मेजर द वैल्यू, एस का मतलब स्टोरेज द वैल्यू, और लास्ट वाला एस का मतलब स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इतनी बात आई समझ में बच्चे। फिर हमने क्या चीज पढ़ी, फेट मनी और फिड्यूशरी मनी। फेट मनी को आदेश मुद्रा बोलते हैं और फिड्यूशरी मनी को न्यास मुद्रा बोलते हैं। ठीक है, फेट मनी क्या होता है, फेट मनी मतलब जो भारत सरकार के आदेश के द्वारा चलाई जाती है, किसी भी सरकार के आदेश से जो चलती है उस मुद्रा को क्या बोलते हैं, फेट मनी यानी आदेश मुद्रा। जैसे आपने देखा है जितने भी नोट और जितने कॉइन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, फेट मनी होते हैं। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि देखो हमारे नोट के ऊपर क्या लिखा होता है, मैं धारक को, मान लो 10 रुपए का नोट है, मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन अदा करता हूं, और नीचे क्या होते हैं, गवर्नर के साइन होते हैं। ये बात आई समझ में। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या है, फेट मनी। ठीक, फिड्यूशरी मनी क्या होता है, एक ऐसी मनी जो मनी के तौर पे काम करता है, लेकिन भारत सरकार ने उसको नहीं बोला कि ये मनी है, लेकिन पेयर और पेई के बीच में, जमाकर्ता और अदाकर्ता के बीच में ट्रस्ट के संबंध से इसको लागू किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, न्यास मुद्रा यानी फिड्यूशरी मनी। एग्जाम्पल के तौर पर चेक। ठीक है, फिर हमने पढ़ा फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी क्या होता है। ठीक है, उससे पहले पढ़ना जरूरी था मनी वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू। मनी वैल्यू का मतलब है, मान लो जितनी भी करेंसी, कोई भी नोट है, जितने में वो बना है, ठीक है, वो तो उसकी कॉमोडिटी वैल्यू है, और जितने में मार्केट में चल रहा है यानी उसके ऊपर जो प्रिंटिंग वैल्यू है उसे क्या बोलते हैं, उसकी मनी वैल्यू। एक नोट के ऊपर अगर 2000 रुपये लिखे हैं तो वो उसकी क्या है, मनी वैल्यू। और मान लेते हो 2000 रुपये का नोट 10 रुपये का बन के रेडी हुआ है, वो उसकी क्या है, कॉमोडिटी वैल्यू। तो अगर किसी की मनी वैल्यू कॉमोडिटी वैल्यू के बराबर है उसको बोलते हैं फुल बॉडीड मनी यानी पूर्णकाय मुद्रा। अगर किसी की कॉमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू के बराबर है वो तो क्या, फुल बॉडीड मनी। अगर किसी की मनी वैल्यू कॉमोडिटी वैल्यू से ज्यादा है उसको क्या बोलेंगे बच्चे, क्रेडिट मनी यानी साख मुद्रा। इतनी बात आई समझ में। फिर हमने ये पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, मनी सप्लाई क्या होती है। मनी सप्लाई का मतलब है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर देश के लोगों के पास, पब्लिक के पास कितना पैसा है उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अब आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के प्रोड्यूसर कौन है, मनी सप्लायर के सप्लाई कौन है। कुल मिला के मनी के सप्लायर कौन है, मनी के प्रोड्यूसर कौन है, दो ही पार्टी होती है। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसने एक काम दे रखा मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को, और दूसरा हमारे पास बैंकिंग सिस्टम जिसके अंदर आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक आते हैं। तो कुल मिला के 3 अपने पास कौन है, इसके सप्लायर और प्रोड्यूसर। इतनी बात आई समझ में। फिर हमने क्या पढ़ा लास्ट में, मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या है, मेजरमेंट क्या है। टोटल 4 थे, M1 M2 M3 M4। M1 के अंदर C प्लस DD प्लस OD आता है। M2 के अंदर M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट आती है। M3 के अंदर M1 प्लस ओल्ड डिपॉजिट या FD जिसको हम टर्म डिपॉजिट बोलते हैं विद द कमर्शियल बैंक आता है। और लास्ट M4 के अंदर क्या आता है, M3 प्लस ओल्ड डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़कर पोस्ट ऑफिस की सारी जमा इसके अंदर इंक्लूड कर ली जाती। इतनी बात आई समझ में बच्चे। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही रखते हैं। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। और इसी तरीके से आप 1 शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, आपका पूरा 12th का सिलेबस यहीं कवर हो जाएगा। ठीक है, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं बच्चे, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए रखते हैं इतना ही, धन्यवाद।